तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बढ़िया और इजी चैप्टर, पैसा। पैसा मतलब मनी। तो तुम समझ गए होंगे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम वही जो हर किसी की जेब में रहता है, पैसा, आज के समय में। ठीक है, मनी। तो क्वेश्चन ये है, अरे ये कैसा चैप्टर हुआ मनी। मनी का भी कोई चैप्टर होता है? पैसे का तो इस्तेमाल करते हैं, चीजों को खरीदते हैं। आपकी ट्यूशन की फीस देने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ? पैसा, या करता हूं। ठीक है, बदले में मैं इस पैसे का इस्तेमाल करता हूं कहीं पर कुछ सामान खरीदने के लिए। मैं बाजार में जाता हूं, ये मार्कर खरीदता हूं, किसके बदले? पैसे के बदले। पैसा देता हूं, मार्कर खरीदता हूं। तो देखो अलग अलग तरीके से हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पैसे की शुरुआत कहां से हुई थी, और जब पैसा नहीं था तब क्या था, कैसे हम खरीदते थे, कैसे चीजों को खरीद कर इस्तेमाल करते थे, है ना। क्या था क्या नहीं था, वो सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, है ना। मतलब मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और इवोल्यूशन होने के साथ साथ इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए और कैसे कैसे इसके अंदर चेंजेस आए। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या पैसा शुरू से चलता आ रहा था, मतलब जब से एग्जिस्ट करती है लाइफ, क्या तब से पैसा था? खैर ये बात मैंने ज्यादा पुरानी बोलती कि जब से एग्जिस्ट करती है ना, थोड़ा सा पहले की बातें करेंगे, बस इतनी पुरानी नहीं, है ना। तो मुद्दे की बात ये कि क्या पैसे की शुरुआत वहीं से थी? नहीं, मैं बोलूंगा पहले पैसा था ही नहीं, मनी नहीं होती थी। पहले मनी नहीं होती थी, पहले एक सिस्टम होता था जिसका नाम होता था बार्टर सिस्टम। बोर्ड पे लिखा हुआ है, कौन सा सिस्टम हुआ करता था? बार्टर सिस्टम। शायद किसी बच्चे ने इसके बारे में 9th और 10th क्लास की एसएसटी में पढ़ा होगा, या फिर सुना तो हो गई होगा। चलो खैर, नहीं पढ़ा नहीं सुना, अच्छी बात है, तुम्हारे दिमाग के अंदर वैसी कमी है ना। और खामे का अगर तुमने ये बात याद कर ली तो ओवरलोडेड हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा मैं किस लिए हूं। हमारा और काम ही क्या है? पैसे लो बार्टर पढ़ाओ, पैसे लो बार्टर पढ़ाओ। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता था, एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे देखना। मान लो तुम्हारे पास कौन सी किताब है? मैथ्स की। हालांकि तुम लोग पढ़ने में बहुत ही कमजोर हो भाई, नालायक नंबर 1 हो, नंबर 1 समझते हो, अव्वल दर्जे, है ना, एक अल्टीमेट लीजेंड, अव्वल दर्जे के तुम मूर्ख हो। मैथ्स की बुक है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें मैथ्स समझ में नहीं आती क्योंकि तुम नालायक हो। ठीक है, तुम्हारे पास मैथ्स की बुक है, लेकिन तुम खरीदना चाहते हो इकोनॉमिक्स की बुक। इकोनॉमिक्स तुम्हें समझ में आती है, क्यों? इसमें अपनी तारीफ मत करो। इकोनॉमिक्स इसलिए समझ में आती है क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, तो मैथ्स तुम्हें समझ में नहीं आती, मैथ्स की बुक है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें इको समझ में आती है, इको की बुक तुम्हारे पास नहीं है। अब तुम क्या चाहते हो भाई? मैथ्स तो समझ में आती नहीं, तुम मैथ्स की बुक को क्या करना चाहते हो? बेचना चाहते हो मार्केट में, सोल्ड, बेचना चाहते हो। और मार्केट में जाकर इको की बुक क्या करना चाहते हो? खरीदना चाहते हो। भाई सीधी बात है, जो चीज चाहिए वो खरीदोगे, और जो चीज नहीं चाहिए उसे फेंकोगे या फिर बेचोगे। फेंकना तो बेकार है, किताबें भाई बिक जाती है किताबें। तो तुम्हें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, तुम्हें ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो इको की बुक बेचना चाहता हो। देखो बोर्ड पे अब जरा, तुम इको की बुक खरीदना चाहते थे और वो इको की बुक बेचना चाहते हो, वो बेचना चाहता है। तुम खरीदना चाहते हो इको की बुक और वो बेचना चाहते हो। अगर दोनों की मुलाकात हो जाए तो कैसा रहे? दोनों का काम चल जाएगा ना। वो इको की बुक देना चाहता है और तुम इको की बुक लेना चाहते हो, तो दोनों का काम चल जाएगा। चल नहीं जाएगा? बन जाएगी बात, लेकिन एक कंडीशन सुनो, वो इको की बुक तुम्हें देगा। क्यों देगा? मजे में दे देगा, फ्री में कोई नहीं देता। और उस समय पैसा तो था नहीं, तो पैसा तो नहीं था, तो हम क्या करते थे बार्टर सिस्टम में? गुड के बदले गुड। एक पिक्चर थी, उस पिक्चर के अंदर एक डायलॉग था, खून के बदले खून और मान के बदले मान। ठीक है,
खून के बदले खून, या माँ के बदले माँ, या सम्मान के बदले सम्मान, या इज्जत के बदले इज्जत, इंसान के बदले इंसान, पेट के बदले पेट। ठीक है, चलो खैर पेट तो छोड़ो। तो तुम इको की बुक खरीदना चाहते हो और वो इको की बुक देना चाहता है, तुम जाओगे और उससे बोलोगे भाई मुझे इको की बुक चाहिए, वो कहेगा तूने अच्छी चिंता करी, ये ले इको की बुक। ऐसे करेगा? नहीं, फ्री में कोई नहीं देता। फ्री में तो आजकल अपने मम्मी पापा तुम्हें दुआएं भी नहीं देते, ये तो मजाक की बात हो गई, वो तो दे देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं देगा, वो कहेगा देख मैं इको की तो बुक तुझे दे दूं, लेकिन मुझे जरूरत है मैथ्स की बुक की। ये मैथ्स की बुक खरीदना चाहता है, इको की बेचना चाहता है, मैथ्स की खरीदना चाहता है। ये बोलेगा बिल्कुल यार मेरे पास है मैथ्स की बुक, तूने अच्छी चिंता करी, मेरे पास है मैथ्स की बुक, ये ले, तू मेरी मैथ्स की बुक खरीद और मैं बदले में तेरे से इको की बुक खरीदूंगा। बताओ हो गई ना ट्रांजैक्शन। ऐसे करते थे बार्टर सिस्टम में, गुड के बदले गुड, सर्विस के बदले सर्विस। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर उसे मैथ्स की बुक नहीं चाहिए होती तो क्या इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो पाती? नहीं हो पाती। अगर ये मैथ्स की बुक नहीं बेचने वाला होता तो क्या इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो पाती? नहीं हो पाती। इसका मतलब ये हुआ कि बार्टर सिस्टम बहुत ही ज्यादा समय लगाने वाला कंसेप्ट था। देखो, एक तरफ तो ये मैथ्स की बुक बेचना चाहता है, दूसरी तरफ इको की बुक खरीदना चाहता है, तो इसे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना था जो इको की बुक बेचना चाहता हो और मैथ्स की बुक इससे खरीदना चाहता हो, और वो बंदा इसे मिल गया। लेकिन क्या वो बंदा रियल में इतनी आसानी से मिल पाएगा? नहीं। तो ध्यान रखना, बार्टर सिस्टम बहुत ही बेकार का और बेहुदा सिस्टम था। सच्चाई है ये। तुम सोच रहे होंगे मैं इस कंसेप्ट को बेहुदा बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के कंसेप्ट को ऐसे बोल रहा हूँ, वाक्य में ही ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा डल था, तभी तो बहुत जल्दी की किस चीज की शुरुआत हुई? मनी की। ठीक है, बताऊंगा कब हुई। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड के बदले गुड, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी और सर्विस के बदले सर्विस, है ना? जान के बदले जान और इंसान के बदले इंसान। तो लिखो चैप्टर का फर्स्ट डॉट, पहला हेडिंग, हेडिंग बना दो भाई। चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग है बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। ब्रैकेट में लिख लो बार्टर एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? बार्टर एक्सचेंज। तो ब्रैकेट में ये भी लिख लेना बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज या फिर बार्टर सिस्टम एक ही बात है ना? लिखो स्मॉल ए करके, फर्स्ट पॉइंट स्मॉल ए में लिखो। तो इसमें क्या होता था? कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी, है ना? हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। तो लिखो स्मॉल ए में, इट इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। इट इज द डायरेक्ट एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज करना, है ना? आपस में एक्सचेंज कर लेना, बदलना, है ना? मेरी कॉमोडिटी तू ले और तेरी कॉमोडिटी मैं लूंगा। इट इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, है ना? कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। इसलिए इसको ये भी कहा जाता था, बोर्ड पे देखो, सीसी सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहा जाता था? सीसी सिस्टम, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, है ना? तो लिखो इट इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, फुल स्टॉप के बाद लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीसी सिस्टम। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीसी सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीसी। सीसी समझते हो? कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीसी सिस्टम। ठीक है, तो मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन करने में बहुत टाइम लगता था ना? तुम्हें ऐसे बंदे को ढूंढना है जो तुम्हारी चीज खरीदना चाहता हो और अपनी चीज बेचना चाहता हो। ध्यान से सुनो, तुम्हारी चीज खरीदना चाहता हो और अपनी चीज बेचना चाहता हो।
एक टाइम को तुम्हें ऐसा बंदा तो मिल जाएगा जो अपनी चीज खरीद बेचना चाहता है, लेकिन शायद वो बंदा ना मिले जो तुम्हारी चीज खरीदना चाहता है। तो जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी तब तक तुम उस बंदे के साथ डील नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें ये दो बातें नहीं मिलेंगी तब तक तुम उस बंदे के साथ डील कर ही नहीं सकते। तो ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती थी, लोगों को बहुत टाइम लग जाता था ट्रांजैक्शन करने में। ये बात लिखो बी पॉइंट के अंदर। तो यहां पर एक कॉस्ट होती है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, सर्च कॉस्ट, मतलब ढूंढने में जो खर्चा आता है। खर्चे का मतलब ये नहीं कि पैसे का खर्चा आता है ढूंढने में टाइम का खर्चा आता है। तुम्हें ऐसे बंदे को ढूंढना है जो तुम्हारी चीज को खरीदना चाहता हो और अपनी चीज को बेचना चाहता हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो छोड़ो, लिखो बी पॉइंट में देयर। अभी ये हेडिंग मत डालना सर्च कॉस्ट, अभी मत डालना। बी पॉइंट में सीधा लिखो, डायरेक्ट लिखो बी पॉइंट में, लिखो देयर इज ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज। देयर इज ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करने की अपनी एक कॉस्ट होती है, और क्या कहा जाता है उस कॉस्ट को? सर्च कॉस्ट। देयर इज ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज। देयर इज ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज लिख लो, दैट इज सर्च कॉस्ट। अब लिख लो दैट इज सर्च कॉस्ट। क्या बोला जाता है उस कॉस्ट को? सर्च कॉस्ट। दैट इज सर्च कॉस्ट। ठीक है, लिखो इसी के अंदर फुल स्टॉप के बाद, सर्च कॉस्ट के बाद लिखो इट इज द टाइम एंड एफर्ट, है ना, समय और मेहनत की बात है। बंदे को ढूंढना पड़ेगा भाई, सारा दिन धूप में घूमना पड़ेगा, तब जाके उसे वो बंदा मिलेगा जो तुम्हारी चीज खरीदना चाहता है और अपनी चीज बेचना चाहता है, और शायद ना मिले। फिर अगले दिन उठ कर जाएगा, फिर ढूंढेगा, फिर जाएगा, फिर ढूंढेगा, यही करता रहेगा। इट इज द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड for the transaction. It is the time and effort required for the transaction. मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए, डील करने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? टाइम और एफर्ट, है ना। समय भी चाहिए और मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ समय दे रहे हो, है ना, मेहनत भी करनी पड़ेगी, ढूंढना भी पड़ेगा। एक घर में बैठे हुए हो और कमरे में बंद होकर इंतजार कर रहे हो, बस क्या हो जाएगी ट्रांजैक्शन? नहीं, तुम्हें बाहर जा जाकर घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो दुनिया भर की दिक्कतें आती थी, दुनिया भर की दिक्कतें आती थी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को क्यों डिक्लाइन कर दिया गया था, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, आखिर क्या दिक्कतें थी इसके साथ। तो तुम्हें बताना आखिर वो कौन कौन सी समस्या थी जो बार्टर एक्सचेंज में आती थी उस समय के दौरान। उस समय के दौरान वो क्या क्या समस्याएं थी, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए तुम्हें अगला सब हेडिंग बनाना है। बनाओ डॉट लगा के, मेजर प्रॉब्लम्स। क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स, ब्रैकेट में लिखो बार्टर सिस्टम। मैंने बीएस लिखा है, मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है? बीएस। तुम लोग ऐसा मत करना, तुम लोग पूरा लिखना, मेजर प्रॉब्लम्स ब्रैकेट में लिखना बार्टर सिस्टम। अब ये जो मेजर प्रॉब्लम हम पढ़ने वाले हैं, किसकी पढ़ेंगे? बार्टर सिस्टम की, कि आखिर उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आती थी। तो सबसे पहली दिक्कत लिखो, मुझे बताओ दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना। पहली कंडीशन, जो तुम बेचना चाहते हो वो खरीदे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो तुम खरीदना चाहते हो वो बेचे। समझ रहे हो ना? ये बंदा जो लेना चाहता है वो देना चाहता हो, और जो ये देना चाहता है वो लेना चाहता हो, है ना। तो इस तरह की समस्या को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस। क्या बोलते हैं? दोहरी गणना, हिंदी में बोलते हैं दोहरी गणना, डबल कोइंसिडेंस, ठीक है। तो लिखो
डबल डबल मतलब डबल डबल सिचुएशन नहीं हो रही, जो तुम देना चाहते हो वो खरीदे और जो तुम खरीदना चाहते हो वो बेचे, तभी बात बनेगी। जो तुम देना चाहते हो वो ले रहा है, लेकिन जो तुम खरीदना चाहते हो वो नहीं दे रहा है, बात बनेगी क्या? तुम अपना सामान दे दोगे उसे? कोई नहीं देता अपना सामान, ठीक है, तुम भी नहीं दोगे, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो लिखो डबल कोइंसिडेंस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। डबल कोइंसिडेंस में तुम जो लेना चाहते हो वो उसके पास होना चाहिए और जो तुम देना चाहते हो वो उसे जरूर चाहिए हो। अगर नहीं चाहिए तो वो नहीं लेगा। जबरदस्ती दे जाओगे क्या? नहीं, है ना। तो लिखो डबल कोइंसिडेंस में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओनर, इट इज वेरी डिफिकल्ट मतलब बहुत ही मुश्किल होती थी इस काम में। भाई ढूंढने में जिंदगी निकल जाती है लोगों की, और मान लो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो फिर तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन ही हो जाएगी ऊपर वाले के साथ। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओनर, ओनर का मतलब होता है मालिक। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओनर ऑफ सम गुड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओनर ऑफ सम गुड्स टू फाइंड समवन, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है ओनर के लिए किसी ऐसे को ढूंढना जो तुम्हारी चीजें चाहता हो खरीदना और अपनी चीजें चाहता हो बेचना, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओनर ऑफ सम गुड्स टू फाइंड समवन हु वांटेड बोथ, हु वांटेड बोथ his goods, who wanted both his goods, wanted both his goods and possessed, बोर्ड पे लिखा हुआ है possessed, and possessed that good that our trader wanted, and possessed that good that possessed that good that our trader wanted, मतलब जो तुम देना चाहते हो वो खरीदे और उसके पास वो हो जो तुम लेना चाहते हो, समझ रहे हो ना? तभी बात बनेगी। किसी एक की इच्छा होने से कुछ नहीं होता, दोनों की इच्छाएं होनी चाहिए खरीदने और बेचने की। दैट आवर ट्रेडर वांटेड, है ना, जो हमारा ट्रेडर चाहता है वो तुम्हारे पास हो और जो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हमारे पास हो, ठीक है। मतलब हमारा दिल आपके पास है और आपका दिल हमारे पास है, कर लो ट्रांजैक्शन, है कि नहीं? कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है मैंने, कमाल की टीचिंग करी है मैंने, ठीक है। कहते नहीं हमारा दिल आपके पास है, पिक्चर भी आई थी, भाई हमारा दिल आपके पास है, आपके पास भी तो हमारा दिल होना चाहिए, तभी बात बनेगी। शादी हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, है ना। एक का दिल होने से कुछ नहीं होता। लड़का देख देख के मजे लूट रहा है बस, लड़की कोई मजा नहीं आ रहा, क्या बात बन पाएगी? कुछ बात नहीं बन पाएगी, बेकार है जिंदगी दोनों की। अब लिखो दूसरी प्रॉब्लम, मुझे बताओ सबसे बड़ी दिक्कत होती थी डिवाइड करने की। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक बड़ी कार है चमचमाती हुई, भाई अमीर लोगों क्या करो, मेरे पास तो स्कूटी भी ढंग की नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास एक बढ़िया सी चमचमाती हुई कार है, कार समझते हो, मान लो मर्सिडीज, ये लो, और क्या लोगे तुम? मर्सिडीज है तुम्हारे पास, सुना तो हो गई, छोटी मोटी चीज तो मैंने बोली नहीं, मर्सिडीज है। अब तुम सोच रहे हो यार बोर हो गए, एक स्कूटी खरीदते, स्कूटर खरीदते हैं, स्कूटर, बाइक खरीदते हैं, चलो बाइक, है ना। अब तुम क्या करोगे? पैसे को तो जमाना है नहीं, अभी हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? बार्टर सिस्टम। तुम्हारे पास एक मर्सिडीज थी और तुम खरीदना चाहते हो एक क्या? बाइक खरीदना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? मर्सिडीज दोगे और बाइक खरीदोगे। बताओ दोनों की वैल्यू बराबर है क्या? नहीं।
अगर एक मर्सिडीज की बात करूं तो कम से कम 100 बाइकें आ जाएंगी, 100 बाइकें, और हो सकता है 100 बाइकों से भी ज्यादा है, हो सकता है 100 बाइकों से भी ज्यादा है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि तुम एक मर्सिडीज देकर 100 बाइकें खरीदो? नहीं। कहां रखोगे? दुकान थोड़ी ना खोलनी, एक बाइक खरीदनी थी, बाइक की दुकान नहीं खरीदनी। तो डिवाइड करने की सबसे बड़ी दिक्कत रहती थी। मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ी चीज है तो तुम उसको छोटी चीजों में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तुम्हारे पास एक मर्सिडीज थी और तुम एक बाइक खरीदना चाहते थे, लेकिन एक मर्सिडीज के बदले में कितनी सारी बाइकें आ जाएंगी, अब कैसे करोगे? दिक्कत हो जाती है। तो तुम उसकी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, बार्टर सिस्टम में तुम डिवाइड नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम आती है डिविजिबिलिटी की। लिखो, डिविजिबिलिटी मतलब तुम उस कॉमोडिटी को डिवाइड नहीं कर पाओगे। क्या तुम मर्सिडीज के टुकड़े करोगे? ले भाई आधा टुकड़ा ले ले और बाइक दे दे। मर्सिडीज का टायर ले ले, चल टायर ले ले और मुझे बाइक दे दे, ऐसा होगा क्या? क्योंकि मर्सिडीज का टायर भी 1-1 लाख का होता है, 10-10 लाख का एक एक टायर होता है मर्सिडीज का। मतलब कहने का ये कि एक टायर भी वैल्यू नहीं बना पा रहा है बाइक की, टायर भी वैल्यू नहीं बना पा रहा बाइक की। 10 बाइक आ जाएंगी इतने रुपए में तो एक टायर के बदले। ठीक है, तो कैसे कर लोगे? तुम नहीं खरीद सकते। क्या ट्रांजैक्शन हो पाएगी? नहीं। तुम्हें कोई ऐसी चीज खरीदनी पड़ेगी जिसके बदले की वैल्यू क्या हो? बराबर हो। इस केस में नहीं हो सकता, तो डिवाइड नहीं कर पाते तुम। तो लिखो डिविजिबिलिटी में, इन कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम, मतलब यही अपना बार्टर सिस्टम, इन कॉमोडिटी exchange system, commodity exchange system, difficulty of dividing the commodity arises, difficulty of dividing the commodity arises। तो डिफिकल्टी होती है कॉमोडिटी को डिवाइड करने में। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कॉमोडिटी अराइजेस। ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल दूंगा कार वाला, है ना, अमीर लोगों की पसंद। फॉर एग्जाम्पल, इफ कार इज टू बी एक्सचेंज्ड, मतलब अगर कार को तुम क्या करना चाहते हो? एक्सचेंज करना चाहते हो, किसके बदले? स्कूटर के बदले, है ना। इफ कार इज टू बी exchanged, if car is to be exchanged for a scooter, for a scooter, if car is to be exchanged for a scooter, for a scooter, लिखो then car cannot be divided, कोई नहीं कर सकता। then THEN, then car कैन नॉट बी डिवाइडेड, कार को तुम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या ट्रांसैक्शन हो पाएगी? नहीं। एक इसी में लिख लो, फुल स्टॉप के बाद लिखो सिमिलरली, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, सिमिलरली एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना। इसी तरह से तुम जानवर को भी डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक हाथी है और तुम घोड़े खरीदना चाहते हो, है ना। कर पाओगे क्या हाथी के छोटे छोटे टुकड़े? इतने में तो हाथी तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। सिमिलरली एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो तुम एनिमल को भी डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। वो तो वैसे भी अगर तुमने उनको काट दिया तो वो तो मर गया एनिमल फिर। अब लिखो नंबर सी, लिखो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है उसकी वैल्यू, वेल्थ का मतलब होता है
किसी चीज की रियल वैल्यू, किसी चीज की मतलब किसी चीज की एक तरीके से कह नहीं सकते अहमियत, है ना, इसमें डिफिकल्टी होती है। मुझे बताओ किसी भी चीज की वैल्यू को आज के समय में किस में मेजर करते हैं? मनी में मेजर करते हैं, क्योंकि मनी है, पैसा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ब्लैक मार्कर है, तो ब्लैक मार्कर आता है 50 रुपए का, सपोज मान लेते हैं 50 रुपए का आता है, और ये मेरे पास ब्लू कलर का मार्कर है ना, और ये आता है 20 रुपए का। तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा इसकी वेल्थ ज्यादा है क्योंकि ये 50 रुपए का है, और इसकी वेल्थ कम है क्योंकि ये 20 रुपए का है। जर्नली आज के समय में हर एक चीज की वेल्थ को हम किस में मेजर करते हैं? मनी में। लेकिन मैं बोल जरूर रहा हूं मनी में, वेल्थ जो है एक बड़े लेवल का कंसेप्ट है और मनी एक छोटे लेवल का कंसेप्ट है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि मनी और वेल्थ में फर्क क्या है ना, बस सिंपल सी बात सुनो। आज के समय में तो हमारे पास मनी है, तो हम हर एक चीज को बहुत ही आसानी से मनी में मेजर कर लेते हैं। उसकी वैल्यू को किस में मेजर कर लेते हैं? मनी में। मनी में स्टोर करके रख सकते हैं, मनी में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये बात पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीजें देखो, मेरे पास एग्जांपल है, पोटैटो हो गया, टमाटोज हो गए, ग्रेन हो गए। बताओ अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो ये रखे रखे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इनकी वेल्थ को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इनकी वेल्थ बदलती रहेगी समय समय पर। मुझे बताओ आज के समय में अगर टमाटर 10 रुपए किलो है, सपोज आज के समय में टमाटर कितने रुपए किलो है? 10 रुपए। तो 10 साल बाद कितने रुपए किलो होंगे? तुम ये कह सकते हो ना, बढ़ जाएंगे, उनका रेट बढ़ जाएगा 10 साल बाद, क्योंकि भाई मैंने 10 साल बोले, और 10 साल में तो दुनिया बदल जाती है। हो सकता है टमाटर पीले आने लगे, है ना, खैर कुछ भी हो सकता है, वो तो खैर मजाक की बात है, पीले तो खैर नहीं होते। तो टमाटर के रेट बढ़ जाएंगे ना। क्यों? कैसे पता लगाया? क्योंकि तुम्हें मालूम है मनी, मनी की वैल्यू बढ़ती रहती, मनी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, रेट बढ़ते रहते हैं। लेकिन आज के समय में तो बार्टर सिस्टम है, कुछ नहीं कह सकते। बार्टर सिस्टम में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसकी वेल्थ बढ़ेगी, कम होगी या उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। अभी हमें क्या नहीं पता? हमें उसकी वेल्थ के बारे में पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू अभी कितनी है, उसकी वैल्यू अभी है कितनी। जब अभी नहीं पता तो भविष्य की क्या बताएंगे? नहीं बता सकते। क्या बता सकते हो? आज के समय में टमाटर, मतलब बार्टर सिस्टम है, पैसा नहीं है, आज के समय में टमाटर की वैल्यू कितनी है तुम्हें खुद कुछ नहीं पता कि कितनी वैल्यू है, समझ रहे हो ना। तो लिखो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। तो लिखो इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर पोटैटोज, टमाटोज, ग्रेन्स एटसेट्रा। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, 12th क्लास में पहुंचने के बाद भी, 11th क्लास में पहुंचने के बाद भी, 10th क्लास में पहुंचने के बाद भी बच्चे अक्सर टमाटो पोटैटो की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। ठीक है भाई, मुझसे खुद गलत हो जाती है, मैं क्या बोलूं। इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर पोटैटोज, टमाटोज, ग्रेन्स एटसेट्रा। So in case of commodities, it is difficult for people. So in case of commodities, in case of commodities, in case of commodities, it is difficult for people. It is difficult for people, for people to store their purchasing power, to store their purchasing power मतलब कि wealth, to store their purchasing power। तो उनकी परचेजिंग पावर को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर देयर, टू स्टोर देयर परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। ठीक है, अब लिखो डी। डी है अपना कॉमन मेजर,
मुझे बताओ, आज के समय में तो हर एक चीज को मनी में मेजर कर सकते हैं। ये इतने रुपए की, वो उतने रुपए की, ये इतने रुपए की, वो उतने रुपए की, है ना। लेकिन पहले कैसे होता था? पहले ये होता था कि यार मेरे 10 स्कूटर उसकी एक कार के बराबर है, उसकी एक कार मेरी एक स्कूटी के बराबर है, मेरे पास जो घड़ी है उसके घर के बराबर है, उसके पास जो घर है उसके बंगले के बराबर है। ऐसे चलता था ना। कॉमोडिटी की जो कॉमोडिटी होती है, कॉमोडिटी की वैल्यू को कॉमोडिटी के साथ ही मेजर किया जाता था। और तुम्हें मालूम है ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दोनों कॉमोडिटी की वैल्यू को मेजर करना पड़ेगा और फिर उनको मेजर करके इक्वल बनाना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं वही वाला, एक मर्सिडीज के एक स्कूटी के बराबर होती है? नहीं। एक मर्सिडीज कम से कम 1000 स्कूटियों के बराबर बैठेगी और शायद ज्यादा ही बैठ जाएगी, ज्यादा बैठ जाएगी ना। यही दिक्कत होती थी पहले कि हम मेजर नहीं कर पाते थे, कॉमन मेजर नहीं निकल पाया, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक मेजर बन गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में एक फर्नीचर है, सोफा सेट है, तो तुम्हारी घर की 10 चेयर के बराबर है वो सोफा सेट, है ना। तो ऐसे बनाना पड़ता था बार बार। लेकिन आज के समय में हर एक चीज को किस में मेजर कर लेते हैं? मनी में। हर एक चीज का मेजर कैसा है आज के समय में? कॉमन। कॉमन मतलब एक ही मेजर है। इसको मेजर करना है, मनी में मेजर कर लो। चेयर को मेजर करना है, मनी में मेजर कर लो। घर की प्रॉपर्टी को मेजर करना है, वो भी मनी में मेजर हो जाएगी। तुम जो किताबें पढ़ रहे हो उन किताबों की वैल्यू को मेजर करना है, वो भी मनी में मेजर हो जाएगी, है ना। हर एक चीज की मेजरमेंट मनी में हो जाती थी। लेकिन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये बड़ी दिक्कत होती थी, कॉमन मेजर नहीं होता था तो दिक्कत होती थी। और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। मेजर प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मानी जाती है। तो लिखो फोर्थ के लिए डी में, कॉमन मेजर में लिखो, when thousands of goods are produced and exchanged, when thousands of goods produced and exchanged, thousands of goods are produced and exchanged, then in this case common measure of value is very difficult. Common measure of value is very difficult, क्योंकि इतनी सारी कॉमोडिटीज की एक ही वैल्यू मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। मुश्किल काम है तो है, क्या करें, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लिखो इसी के अंदर फुल स्टॉप के बाद लिखो, ईच गुड मस्ट हैव मैनी डिफरेंट वैल्यूज। ईच गुड, है ना, हर एक गुड की अपनी एक वैल्यू होती है और उनकी वैल्यू को बराबर बिठाना ये बड़ा मुश्किल काम है। ईच गुड मस्ट हैव मैनी डिफरेंट वैल्यूज, मैनी different values depending upon the commodity in exchange. Each good must have many different value. Each good must have, each good must have many different values depending upon the commodity in exchange. Depending upon the commodity in exchange. तो बड़ी समस्या होती थी, बड़ा दिक्कत रहती थी, पैरों में दर्द रहता था ढूंढ ढूंढ कर, है ना। बुढ़ापे वाले शरीर को तो ज्यादा दिक्कत रहती है ना। तब जाके महारानी उतर के आई। कौन सी महारानी? मनी इवोल्यूशन। लिखो,
इवोल्यूशन, किसका इवोल्यूशन हुआ? किसका? अकबर का? अकबर का नहीं पढ़ना है ना। अकबर ने तो क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। अकबर के समय में क्या चलते थे? सिक्के चलते थे, मनी नहीं चलती थी। गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, ये वाले कॉइन्स चलते थे, है ना। तो लिखो इवोल्यूशन ऑफ मनी, है ना। तो देखते हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले कौन सी मनी होती थी, फिर धीरे धीरे उस मनी में क्या क्या चेंजेस आए। इवोल्यूशन का मतलब होता है मनी के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आया। तो सबसे पहले कॉमोडिटी का बदला कॉमोडिटी के साथ होता था, है ना। गुड के बदले गुड, जान के बदले जान और दिल के बदले दिल, है ना। मतलब कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी। तो वहां पर हम उन कॉमोडिटी को क्या मानते थे? मनी मानते थे एक तरीके से। हम उन कॉमोडिटी को क्या मानकर चलते थे? एक तरीके से मनी ही मानकर चलते थे कि ये तो हमारे लिए क्या है? मनी है, अपना सपना मनी मनी। तो लिखो ऐसी मनी को बोला जाता था कॉमोडिटी मनी, क्योंकि कॉमोडिटी नहीं तो ट्रांसैक्शन नहीं, है ना। तो ऐसी मनी को बोला जाता था कॉमोडिटी मनी, क्योंकि कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी। ये तब होता था जब मनी थी ही नहीं, और तुम कॉमोडिटी को मनी कह भी नहीं सकते। एक तरीके से बोल रहे हैं, एक तरीके से कि कॉमोडिटी को क्या बोला गया? मनी बोला गया, है ना। हालांकि कोई मनी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं इस मार्कर के बदले कुछ खरीदना चाहता हूं, मार्कर के बदले, तो क्या ये मार्कर मनी है? नहीं। लेकिन ये कैसे एक्ट कर रहा है? एक मनी की तरह एक्ट कर रहा है। मैंने दिया, उसने मुझे सामान दे दिया बदले में, तो मनी की तरह यूज कर लिया ना, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? कॉमोडिटी मनी। तो लिखो कॉमोडिटी मनी में ह्यूमन बींग्स exchanged goods for goods. Human beings exchanged goods for goods, which is called barter exchange. ये अभी पढ़ाया है ना। क्या बोला जाता है? barter exchange। लिख लो which is called barter exchange, which is called barter exchange. Human beings exchanged goods for goods, which is called barter exchange। ठीक है, लिखो all commodities like, इसी में चल रहा है, all commodities like tobacco। लिख लोगे tobacco? लड़के ज्यादा पसंद करते हैं भाई। all commodities like tobacco, 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 कॉमा काओ, काओ समझते हो? गाय, चार टांगे होती है। तबाको कॉमा काओ कॉमा लेदर, लेदर मतलब चमड़ा, लेदर, LEATHER, LEATHER, लेदर। तबाको, काओ, लेदर, है ना। टेबल, टेबल जिस पर रखकर चाय पीते हैं, टेबल, है ना। टेबल एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, और क्या क्या लिखा हूं भाई, है ना, एटसेट्रा। तो बताओ इन सबको कैसे यूज किया जाता था? एक्सचेंज के तौर पर। मैं किसी को तंबाकू दूंगा, कोई मुझे बीड़ी देगा। मैं किसी को गाय दूंगा, कोई मुझे भैंस देगा। मैं किसी को चमड़ा दूंगा, कोई मुझे बदले में जूते देगा। समझ रहे हो ना। तो हम इन चीजों का इस्तेमाल क्या करते थे? एक्सचेंज करने के लिए। तो लिख लो एटसेट्रा, एटसेट्रा के बाद लिखो हैव बीन यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, have been used as medium of exchange, medium of exchange, have been used as medium of exchange. They were called commodity money, और इन्हें ही क्या बोला गया? commodity money. They were called
कॉमोडिटी मनी, ठीक है, दे वर कॉल्ड कॉमोडिटी मनी। अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं। तो जब कॉमोडिटी की दिक्कत होने लगी, बाद में राजा महाराजाओं ने क्या शुरू करे, सिक्के शुरू करे, जैसे कि अकबर, सुना होगा है ना भाई, बीरबल और अकबर भी आता है ना, अकबर और बीरबल, है ना। तो उन्होंने शुरुआत करी थी सिक्कों की, जिसको नाम दिया गया मेटेलिक मनी। क्यों? क्योंकि इसमें गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते थे, मेटल के कॉइन्स होते थे। तो लिखो, ये आज भी है ना। हालांकि गोल्ड के कॉइन्स बंद हो गए, सिल्वर के कॉइन्स बंद हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके कॉइन बच गए, मेटल के। तो लिखो मेटेलिक मनी। क्वेश्चन ये कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन क्यों बंद हो गए? कॉइन तो हैं आज भी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के नहीं है, वो सिर्फ सुनारों की दुकान पर होते हैं, है ना, और अमीर लोगों के पास होते हैं। हम जैसे गरीबों पर तो फटी हुई शर्ट है बस, और क्या है, साबुत है वैसे। लिखो मेटेलिक मनी में, मेटेलिक मनी मतलब जो मेटल से बने हुए सिक्के होते थे। तो लिखो इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, है ना, आज के समय में थोड़ी ना होता है ये सब, पुराने समय में होता था जब राजा महाराजा थे। लिखो इन ओल्ड डेज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर मेटल्स, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर मेटल्स। मतलब हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे एक्सचेंज के तौर पर? मेटल का। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर मेटल्स, वर मेटल्स। लिख लो पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर, पर्टिकुलरली विशेष तौर पर क्या इस्तेमाल होता था, सोना और चांदी। पर्टिकुलरली गोल्ड और सिल्वर, है ना, गोल्ड का ज्यादा होता था, वैसे गोल्ड ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, पर्टिकुलरली पहले भी और आज भी, पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। हाँ, मुद्दे की बात यह कि गोल्ड और सिल्वर को ही क्यों यूज किया गया? जैसे कि आयरन, लोहा, वो भी तो मेटल है, कॉपर वो भी तो मेटल है, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? तो वो भी लिखवाऊंगा। तो लिखो पहले गोल्ड एंड सिल्वर, हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखो, फुल स्टॉप के बाद फिर से लिखो गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, फॉर द फॉलोइंग रीजंस। आखिर क्यों इस्तेमाल होता था गोल्ड और सिल्वर? गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो क्या क्या वो वजहें थी जिस वजह से हम गोल्ड के चक्कर में पागल रहते थे हर समय? हर समय क्या रहते थे भाई? पागल रहते थे। हालांकि तुम तो रहते ही हो वैसे भी। तो नोट में लिखो पहला रीजन, नंबर 1। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड हर कोई एक्सेप्ट कर लिया करता था और आसानी से कन्वर्टेबल भी होता था ना। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये नहीं कि बहुत बड़ी पोटली बनाकर ले जा रहे हो। इतना सा गोल्ड भी बहुत महंगा होता था, इतना सा गोल्ड भी, है ना, आज भी ये महंगा, वैसे उस समय भी महंगा होता था। तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, हर कोई एक्सेप्ट करता था गोल्ड पर, हर किसी को भरोसा होता था, क्योंकि पहले वो जमाना नहीं था असली नकली का, होता था लेकिन इतना नहीं था। लिखो गोल्ड एंड सिल्वर वर इजीली एक्सेप्टेड, आसानी से एक्सेप्ट हो जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर easily accepted in transactions, easily accepted in transactions like sale and purchase, है ना, खरीदने और बेचने में, like sale and purchase। मतलब कुछ भी चीज खरीदना या बेचना चाहते हो तो गोल्ड और सिल्वर का हम यूज कर लिया करते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। लाइक सेल एंड परचेज, कॉमा, किसी को उधार देना है या उधार लेना है, ठीक है, उसमें भी इस्तेमाल होता था। तो लिखो सेल एंड परचेज, कॉमा, बोरोविंग एंड लैंडिंग,
लैंडिंग मतलब उधार देना और बोरोविंग मतलब उधार लेना, ठीक है। बोरोविंग लिख देता हूं मैं स्पेलिंग, खुद से लिखोगे तो अच्छी बात है और नहीं लिख रहे हो तो और भी अच्छी बात है क्योंकि बोर्ड पे देख सकते हो। बोरोविंग एंड लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब होता है उधार देना और बोरोविंग का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। लैंडिंग एंड बोरोविंग एंड लैंडिंग एटसेट्रा, है ना। तो इन सब कामों में गोल्ड और सिल्वर बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता था। दूसरी खास बात ये थी, आखिर गोल्ड और सिल्वर का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, उसकी एक खास बात और थी, लिखो नोट के अंदर नंबर 2। उस समय भी और आज भी गोल्ड का स्टॉक हमेशा कैसा होता था, लिमिटेड होता था और इसलिए ये इतना एक्सपेंसिव होता है। आज के समय में गोल्ड की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है और दैट इज व्हाई गोल्ड बहुत ही ज्यादा क्या होता है, महंगा होता है। कोई सी भी चीज जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होती है, प्रीशियस होती है, कीमती होती है, महंगी होती है ना। उतनी चीज क्या होती है, महंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस शहर के अंदर, इस सिटी के अंदर ट्यूशन बहुत ही कम है, सिर्फ मेरा ही ट्यूशन है, सिर्फ मेरा। तो बताओ मेरा ट्यूशन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, है ना। तो लिमिटेड ट्यूशन है बहुत ही, तो वो महंगा हो जाएगा। तो लिखो नंबर 2 में, दे वर इन लिमिटेड सप्लाई। इन लिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड नहीं, इन अलग है और लिमिटेड अलग है। मैं गैप करके बोल देता हूं, तसल्ली से सुनना और लिखना। दे वर इन लिमिटेड सप्लाई, समझ गए ना। तो किस सप्लाई कैसी रहती थी इसकी, गोल्ड और सिल्वर की, लिमिटेड, जो कि आज भी रहती है। दे वर इन लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। तीसरी और खास बात, लंबे समय तक चलने वाली चीज है, कुछ नहीं बिगड़ता। गोल्ड को अपने पास 2 साल रखो, 1 साल रखो, 5 साल रखो, 10 साल रखो, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि इसकी वैल्यू बढ़ती है कम होने की बजाय। तो लिखो दे वर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं। ऐसी चीजें जो लॉन्ग लाइफ चलती हैं उन्हें कहा जाता है ड्यूरेबल, और ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है नॉन ड्यूरेबल। बताओ खाने पीने की चीजें लंबे समय तक चलती हैं। आज हलवा बनाया, अगले साल तक चलेगा क्या वो हलवा? नहीं, जब तक उसका वाकई में हलवा बन जाएगा, फिर ऐसा हलवा जिसको खा के शरीर हलवा बन जाएगा फिर, है ना। तो लिखो ड्यूरेबल होती है। नंबर 3 में लिखो दे वर ड्यूरेबल, दे वर ड्यूरेबल। दूसरी और चौथी और खास बात, तुम कुछ भी खरीदो गोल्ड के कॉइन में और सिल्वर के कॉइन में, उन्हें डिवाइड कर सकते थे आराम से। फॉर एग्जांपल तुम घर खरीदने जा रहे हो, तुमने 100 गोल्ड के कॉइन्स दे दिए। तुम एक छोटी सी किताब खरीद रहे हो, 1 गोल्ड का कॉइन दे दिया। मान लो कार खरीद रहे हो, 50 गोल्ड के कॉइन दे दिए। मान लो एक बाइक खरीद रहे हो, 10 गोल्ड के कॉइन दे दिए। मतलब आसानी से डिवाइड हो जाते हैं कॉइन, ऐसा नहीं कि टुकड़े करने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। वैल्यू के हिसाब से तुम उन गोल्ड कॉइन्स को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो बहुत ही आसानी से, है ना, क्योंकि सिक्के ही तो होते हैं। बार्टर सिस्टम में ये बात पॉसिबल नहीं थी, जबकि गोल्ड कॉइन्स में ये पॉसिबल है। तो चौथी और लास्ट बात लिखो, गोल्ड एंड सिल्वर इजीली डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। गोल्ड एंड सिल्वर easily divided into, gold and silver easily divided into units, sorry into smaller units, है ना, into smaller units। तो इनको हम छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही आसान बात